व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के बारे में। इसका जो काल था वो हो रहा था 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में था। और आज जो हम बात करेंगे वो उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, और इसका जो समय रहा वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस काल में ना, उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने ना जो लोहे की खोज कर ली थी, और यही लोहा ना जो है इस आर्य सभ्यता में जो है टर्निंग पॉइंट बना देता है। मतलब पूरा का पूरा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी ना, वो पूरी की पूरी बदल जाती है। आर्य जो थे वो ग्रामीण से शहरीकरण की ओर विकसित होने लगे, और अर्थव्यवस्था जो है अब व्यापार भी जो है विदेशों के साथ स्टार्ट होने लगा, लेकिन उतने बड़े लेवल पर नहीं था। ओके, अगर साक्ष्य की बात करें कि लोहा जो है, हमें अथर्ववेद में लोहे के बारे में उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्ववेद में ना लोहे को कृष्ण अयस्क और श्याम अयस्क कहा गया है। क्या कहा गया है? कृष्ण अयस्क और श्याम अयस्क कहा गया है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाइज, एटा। एटा जिले में के अतिरंजी खेड़ा क्षेत्र से जो है ना हमें लोहे के प्रमाण मिलते हैं, और वह लोहा जो हमें प्राप्त हुआ है वो कि 1000 ईसा पूर्व पुराना है। कितना? 1000 ईसा पूर्व पुराना, जिससे हमें पता चलता है कि जो आर्य थे ना वो 1000 ईसा पूर्व में जो है लोहे से परिचित हो गए थे। देखो गाइज, अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का जो क्षेत्र था ना वो कितना बड़ा था। अब आपको बता दूं कि जो पूरा का पूरा उत्तर भारत था ना, जो आर्य जो उत्तर वैदिक काल में ना आर्यों के पूरे अधीन आ गया था, जिसे जो आर्यव्रत नाम दिया था आर्यों ने। ओके, तो उसी पर हम बात करेंगे। क्या था कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे ना वो सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे। अब आपको सप्त सैंधव क्षेत्र के बारे में पता होगा, क्योंकि मैंने हड़प्पा सभ्यता में जो मैपिंग क्षेत्र की थी ना, मैपिंग पर जो वीडियो है हमारी, उसमें मैंने बताया था कि जो सिंधु सभ्यता की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, वो कुछ अन्य नदियां भी हैं, ठीक है, उस क्षेत्र को हम सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि सप्त सैंधव क्षेत्र क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो 7 नदियों का वो क्षेत्र था, इसलिए। ओके, तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे ना वो सप्त सैंधव क्षेत्र तक ही सीमित थे। बट उत्तर वैदिक काल में ना आर्यों ने जो पूर्व की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आप मैप में देखिए। सो गाइज, ये है हमारा प्यारा भारत, और ये जो वाला एरिया है ना सारा, ये वाला है सिंधु सभ्यता या सप्त सैंधव क्षेत्र है। जो ऋग्वेदिक आर्य थे ना वो इसी क्षेत्र तक सीमित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक में जो है आर्य ने जो है पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। ओके, और जो सदा नीरा नदी है ना, सॉरी गाइज यहाँ मिस्टेक है, जो सदा नीरा नदी जिसे हम आज गड़क नदी कहते हैं, जो बिहार में है ना, तो जो गड़क नदी जो है आर्य की पूर्वी सीमा थी। आप ये भी मैप में देखिए, आप यहाँ पर देखोगे ना, ये है गड़क नदी, ये वाली जो है ये गड़क नदी है। तो ये जो आर्य की पूर्वी सीमा थी, क्या थी? पूर्वी सीमा। इसे क्या कहा जाता था? सदा नीरा नदी। ओके, ऋग्वेद में सरस्वती वर द्विशदती, इस द्विशदती को आज हम गाइज घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश में ना, तो घाघरा नदी के नाम से द्विशदती नदी को जानते हैं। तो ऋग्वेद में सरस्वती और द्विशदती नदी के बीच के क्षेत्र था ना, वो आर्यों द्वारा पवित्र माना जाता था, और आर्यों ने जो है इस क्षेत्र को क्या नाम दिया? तो ब्रह्मावर्त नाम दिया। क्या नाम दिया? ब्रह्मावर्त। सॉरी, उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है वो ब्रह्मावर्त क्षेत्र को छोड़कर गंगा यमुना के दुआब में प्रवेश कर गए। मतलब क्या था गाइज कि जो ब्रह्मावर्त था, जो सदा नीरा वो घाघरा नदी के बीच का था, तो उस क्षेत्र को छोड़कर भी आर्य जो है आगे निकल गए, और आगे जाकर वो जो है यमुना व ब्रह्मपुत्र के जो ऊपरी दुआब है ना वहाँ पर प्रवेश कर गए। और जो ऊपरी दुआब है, आप जो आज की बात करूँ तो आज का जो दिल्ली व कुरुक्षेत्र, मतलब दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था ना, उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसे जो है आर्यों द्वारा जो है ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। किस क्षेत्र को? जो यमुना गंगा का दुआब था ना, उस क्षेत्र को जो है इन्होंने क्या नाम दिया? ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। ओके, इसके बाद अब ब्रह्म ऋषि देश के बाद ना, इसके बाद आर्यों ने हिमालय से विंध्यन पर्वत तक के समूचे भूभाग पर अधिकार कर लिया था, और इसका नाम मध्य देश रखा। अब मैप में देखिए अब इसको, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना वो विंध्यन रेंज है, ये आपको दिख रही है ये लाइन, ये जो है विंध्यन रेंज है, और ये हमारा हिमालय है। तो इसके बीच का जो ये सारा क्षेत्र है ना, इसको जो है आर्यों ने क्या नाम दिया था? मध्य देश। क्या नाम दिया? मध्य देश दिया। ओके, और जो मध्य देश था गाइज ना, वो आर्यों का केंद्र बिंदु था, और इसमें ना वो जो विंध्यन पर्वत था वो आर्यों की दक्षिणतम सीमा थी, और जो सदानीरा नदी थी वो आर्यों की पूर्वी सीमा थी। ओके, और जो सदानीरा नदी है ना गाइज, उससे
उसके पार के जो क्षेत्र थे जिन्हें हम अंग और मगध कहते हैं, ठीक है, वो अभी भी जो है आर्यों की संस्कृति, आर्य संस्कृति से अभी अछूते थे। क्योंकि जो हमारा अथर्ववेद है ना, उसमें जो अंग और अवध को जो था वो सुदूरवर्ती क्षेत्र बताया गया है। क्या बताया गया? सुदूरवर्ती क्षेत्र, मतलब वो दूर के क्षेत्र थे, वो अभी आर्यों के अधीन नहीं थे। लेकिन कुछ समय बाद जो है आर्यों ने ना सदा नीरा नदी को पार करके पूरे उत्तर भारत में पर जो है अपना अधिकार कर लिया, और इसको क्या नाम दिया आर्यों ने? पूरे उत्तर भारत को उन्होंने नाम दिया था आर्याभ्रत नाम दिया। ओके, आर्याभ्रत नाम दिया। अब आपको पता लग गया कि जो आर्य उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का क्षेत्र था वो लगभग पूरा उत्तर भारत का मैदान था, ठीक है, जिससे उन्होंने आर्याव्रत नाम दिया था। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्य कहाँ तक फैले हुए थे। अब चलिए बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। उत्तर वैदिक काल में जो है आर्य का राजनीतिक जीवन या राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? जन का आकार बड़ा हो गया, तो आप नेचुरल सी बात जानते हो कैसे सैंधव सभ्यता से आर्य जो है निकल कर जो है पूरे उत्तर भारत में जो आर्यव्रत की स्थापना करते हैं। तो नेचुरल सी बात है, जो जन था पहले, ठीक है, छोटा था, उसका आकार बड़ा हो गया, उसको वो बन गया जनपद। ओके, अगर राजा की शक्तियों की बात करें, देखिए क्या नेचुरल सी बात है, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था ना, तो राजा जो है निरंकुश होता जा रहा था। निरंकुश का मतलब है कि राजा जो है सारी की सारी शक्तियाँ जो अपने हाथों में ले रहा था। ओके, मतलब राजा जो है पावरफुल बनता जा रहा था, और जो राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया, मतलब राजा का बेटा और उसके जो वंशज होंगे वो लगातार राजा बनेंगे, ठीक है। अब कोई जनता के हाथ में कोई पावर नहीं थी कि वो उस राजा को हटा सके और नया राजा स्थापित कर सके, और जो सभा और समितियाँ थी उनका जो महत्व घट गया, ठीक है। नेचुरल सी बात है, जब राजा पावरफुल बन गया तो अब वो अपनी मेंटलिटी के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। वो तो सभा और समितियों की महत्वता तो घटना जायज़ सी बात थी। ओके, अब रत्नियों की संख्या जो है 17 हो गई। ऋग्वेद में जो, सॉरी ऋग्वेद बोल रहा हूँ, वैदिक सभ्यता में जो है जो हमारा ऋग्वैदिक काल था उसमें जो है रत्नियों की संख्या 12 थी। अब जो इनकी संख्या 17 हो गई सी, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि अब जो क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया था और बहुत बड़े क्षेत्र पर जो प्रशासन करना था, तो जो है रत्नियों की संख्या 17 हो कर दी गई, ठीक है। अब गाइज उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, जो रत्नी होते थे ना, अब एक अनुष्ठान होता था, राजा द्वारा एक अनुष्ठान किया जाता था जिसे हैविसी अनुष्ठान कहते थे। क्या कहते थे? हैविसी अनुष्ठान कहते थे, जिसमें जो है राजा इन सभी रत्नियों के घरों में जाकर इनको क्या करता था? रत्न देता था, ठीक है। इनको सबको क्या देता था? रत्न देता था। किस अनुष्ठान के देता? तो हैविसी अनुष्ठान के तहत देता था। अब अगर हम कर व्यवस्था की बात करें, तो जो कर था ना वो गाइज वो स्थायी हो गया था, मतलब अब पब्लिक को या जनता को जो है कर देना ही पड़ता था राजा को। अब कोई भी अपनी उनकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता था कि वो देंगे या नहीं देंगे, मतलब अब स्थायी हो गया था, अब उनको देना ही पड़ेगा। चलिए अब उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन पर बात करते हैं। जो प्रशासनिक इकाई इन 5 भागों में, मतलब उसमें जो उत्तर वैदिक काल में ना जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बांटी गई थी, ठीक है। वो थी कुल, ग्राम, विस, जन और जनपद, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो ग्राम पंचायत हो जाती है, राज्य विधानमंडल है, फिर सेंटर में, तो उसमें जो है प्रशासनिक इकाई थी 5 भागों में बांटी हुई थी, कुल, ग्राम, विस, जन और जनपद। कुलों से मिलकर जो है ग्राम बनता था, और जो ग्राम का मुखिया होता है उसे ग्रामिक कहा जाता था। ओके, और जो ग्राम से मिलकर जो है ग्रामों से मिलकर विश्व बनता था, और विश्व का जो मुखिया होता था उसे विश्वपति कहा जाता था। और फिर विश्व से मिलकर जन बनता था, वैसे जनपद का, सॉरी, राजन कहते थे। और जो जनों से मिलकर बनता था वो जनपद कहता था। और जनपद को के जो राजा होते, जो प्रमुख होता था ना, उसे अलग अलग नामों से कहा जाता था, जैसे भोज, सम्राट, राजा, इन अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। ओके, और जो परिवार था वो संयुक्त परिवार था। आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार था, तो उत्तर वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार ही था। वर्ण व्यवस्था में बदलाव आया। अब जो था, तो आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर, मतलब काम के आधार पर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ना, मतलब स्टार्टिंग में तो वैसा नहीं था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल अपनी एंड पॉइंट पर था, मतलब लगभग समाप्ति पर था, तो मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी ना वो अपने पूरे पीक पर थी। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर निर्धारित होती थी। मतलब अब जो पेशा होता था ना, जो काम करने का पेशा होता था, वो केवल उसके वंशज ही करते थे, ठीक है। मतलब अब जो जन्म के आधार पर अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका बेटा भी क्षत्रिय होगा, और जो अगर कोई शूद्र है तो उसका बेटा भी आगे को शूद्र ही होगा। ओके, और जो शूद्रों की स्थिति थी ना गाइस, वो बहुत दयनीय थी। मतलब देखो कहा गया है कि वेदों में जो अथर्ववेद है ना, उसमें कहा गया है कि जो शूद्र है वो अन्य 3 वर्णों की सेवाओं के लिए जो उसका जन्म हुआ है, मतलब अन्य सॉरी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो इन तीनों की सेवा के लिए जो है शूद्रों का जन्म हुआ है। तो सोच सकते हैं तो शूद्रों की कैसी स्थिति हुई होगी। अब बात करते हैं
जो आश्रम थे ना, तो आश्रमों की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। देखिएगा इस आश्रम जो है ना, वो आश्रम में आप ऐसे मत समझिए कि जो है कोई आश्रम है जिसमें ऋषि वगैरह रहते हैं, ऐसा आश्रम नहीं। मतलब ये जो है जो एज है ना उसके पड़ाव है, जैसे कि 0 से 5 तक का अलग पड़ाव हो गया, और जो 25 से 50 तक का वो अलग व्यवस्था जो पड़ाव होता था। जैसे कि 0 से 5 तक के जो स्टेज होती थी ना, उसे जो है ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था, और 25 से 50 तक को गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 को वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता था। मतलब इससे जो एजें थी ना, ये जो स्टेजेस थी, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता था, और जो गृहस्थ आश्रम था वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था। ओके, अब इन आश्रम पर डिटेल से बात करना, आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो नहीं समझा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको लगता है कि अगर मुझे आश्रम, वेदांग, उपवेद, स्मृतियाँ हो गई, पुराण हो गए, विवाह हो गया, संस्कार हो गया, महाकाव्य हो गया, अगर इन पर जो है मतलब वीडियो बनानी है, लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इन पर अलग अलग से वीडियो या लेक्चर ले आऊँगा। ओके, अब बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति ना गाइस बहुत ही दयनीय थी। वो कैसी थी, आप साक्ष्य देख, जिसकी ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री को समस्त दुखों का कारण कहा गया है। मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो पुत्री है ना वो समस्त दुखों का कारण है। अगला है मैत्रेयणी संहिता। मैत्रेयणी संहिता में कहा गया कि स्त्रियों को पुरुषों की 3 बुराइयों में गिना गया है। मतलब मैत्रेयणी संहिता में कहा गया कि पुरुषों की में जो है दारू जुआ के बाद जो स्त्री जो है तीसरी बुराई है। ओके, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार गाइस वो होता है जैसे कि कोई बालक जो है या जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है गुरुओं के पास जाता था, तो गुरुओं द्वारा जो है वो एक संस्कार करवाया जाता था, जिसमें क्या होता है कि जो बालक होता है, जो शिष्य होता था उसका, वो पहले स्वच्छ पानी में स्नान करेगा, उसके बाद जो उसके शरीर में जो है जनेऊ, जिसे आप जनेऊ देखते हो पंडित ने डाला होता है, ठीक है, तो उसको पहनाया जाता था, उसे जो है उपनयन संस्कार कहते थे। और जो ये संस्कार था ना वो स्त्रियों व शूद्रों के लिए बंद था। मतलब सीधा कहने का मतलब है था कि स्त्रियों व शूद्रों को जो है शिक्षा का अधिकार से वंचित कर दिया गया था उत्तर वैदिक काल में। ओके, अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था की। देखिए गाइस, जो कृषि थी ना उसमें लोहे का उपयोग स्टार्ट हो गया था, तो क्या हुआ कि कृषि में ना बहुत ज़्यादा विकास स्टार्ट हो गया था। मतलब एक कहें तो क्रांति आ गई थी कृषि में, ठीक है। और अब जो आर्य थे ना, वो आपको पता है उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो पशुपालन था, लेकिन अब जो है पशुपालन को पीछे छोड़कर वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर गए। मतलब अब आर्य में ना जो कृषि जो है मेन व्यवसाय था, और पशुपालन उनका सेकंड जो है व्यवसाय था या बिजनेस था। ओके, और इसी के साथ आपको पता है कि जो आर्य थे वो कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे। मतलब कुछ समय के लिए उनका कबीला एक क्षेत्र पर होता था, कुछ समय बाद वो दूसरे क्षेत्र पर चले जाते थे। और जब उत्तर वैदिक काल में ना कृषि जो है विकसित हुई, तो जो आर्य थे उन्होंने स्थायी जीवन का विकास हुआ उनमें। मतलब वो जो एक जगह टिक कर जो है कृषि करना शुरू कर दिया उन्होंने। ओके, अब अगर हम बात करें सतपथ सॉरी अगर हम अब बात करें तो कृषि के साक्ष्य की, तो सतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित हमें 4 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। पहला जुताई, बुआई, कटाई, बो। सबसे इंपॉर्टेंट 24 बैलों द्वारा जोता जाने वाले हलों का उल्लेख किया गया है, किसमें, सतपथ ब्राह्मण में। अब सोच सकते हैं गाइस जो कृषि कितने बड़े स्तर पर होती थी, अब 24 बैल लगाए गए हैं, ठीक है, तो हल कितना बड़ा हुआ होता होगा, ठीक है। तो इसका साक्ष्य हमें सतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। और लेन देन के लिए अभी भी जो थे वो वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था गाइस। मतलब अभी करेंसी डेवलप नहीं हुई थी, और जो वस्तु विनिमय मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि वस्तु विनिमय मतलब एक, जब आप कुछ चीज़ खरीदते थे ना तो वस्तु के बदले में वस्तु लेते हो। मतलब आपको चावल खरीदने तो आपको कुछ गेहूँ वगैरह कुछ वस्तु देनी पड़ेगी, तब आपको चावल भी मिलेंगे, ठीक है, उसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। विदेशी व्यापार भी होता था, मतलब विदेशी व्यापार था लेकिन उतने बड़े स्तर पर नहीं था। ओके, आर्थिक प्रगति से नगरीकरण को बढ़ावा मिला, ये नेचुरल सी बात है गाइज। जब उद्योग मतलब जो प्राइमरी सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ना वो विकसित होता है, नेचुरल सी बात है, जो द्वितीय सेक्टर जो अपने आप डेवलप होता जाता है। तो वही था कि जब कृषि डेवलप हुई तो अपने आप जो है आर्थिक प्रगति हुई और वो नगरीकरण को बढ़ावा मिला, और इस तरह जो है आर्य द्वारा जो है विकास की ओर जो है अग्रसर हुआ आर्य। सो गाइस, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो उत्तर वैदिक काल में जो ना स्त्रियों की स्थिति, मतलब सामाजिक व्यवस्था कैसी थी और राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। सामाजिक और राजनीतिक से, और जो बोलते हैं उसको आर्थिक आर्थिक जो क्षेत्र था वो कितना डेवलपमेंट था, कितनी डेवलपमेंट हुई उसमें, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।